हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 12 के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज हमारा नया चैप्टर है मानव जनन। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि मानव जनन किस प्रकार होता है और कौन कौन से अंग इसमें सहायक होते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं आपको। देखिए, जो पुरुष होता है, जो मानव होता है, एक लैंगिक प्रजनन करने वाला और सजीव प्रजक प्राणी होता है। जो नर होता है उसके अंदर नरयुग्मक बनते हैं, यानी कि शुक्राणु बनते हैं, और जो मादा होती है उसके अंदर अंडाणु बनते हैं। तो जो शुक्राणु है और जो अंडाणु है जब आपस में संलित होते हैं या फ्यूज़न करते हैं तो क्या होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर क्या भ्रूण का विकास होता है, और भ्रूण से फिर एक सजीव प्राणी जो है वो विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो मानव जनन है उसे हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे आज के बारे में थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहला हमारा जो इसमें हेडिंग है वो है नर मादा जनन तंत्र। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो जो मानव जाति होती है उसमें दोनों में नर और मादा में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। जो पुरुष है, क्योंकि दोनों में अलग अलग प्रकार, नर में अलग प्रकार का जो प्रजनन तंत्र वो पाया जा रहा है और मादा जो है उसमें अलग प्रकार का प्रजनन तंत्र पाया जा रहा है, इसलिए मनुष्य जो है वो एक लिंगी प्राणी कहलाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रजनन तंत्र की। जो प्रजनन तंत्र है, जो पुरुषों में जो प्रजनन तंत्र है उसके अंतर्गत क्या होता है, जो दो प्रकार के अंग पाए जाते हैं। एक होते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरे होते हैं सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं वो कौन से होते हैं और जो सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक लैंगिक अंगों की। जो प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जो युग्मक उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? युग्मक, यानी कि जिनके द्वारा गैमेट्स बनते हैं। जो युग्मक उत्पन्न करते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? जनद, गोनेट्स। इन्हें गोनेट्स या जनद बोलते हैं। जो युग्मक उत्पन्न करते हैं ऐसे अंग को क्या बोलते हैं? जनद या गोनेट्स। तो जो युग्मक उत्पन्न करने वाले अंग हैं जो पुरुषों में हैं वो वर्षण है हमारे। वर्षण में नर युग्मक उत्पन्न होते हैं हमारे, और जो मादा है, मादा जो अंडाशय है उसमें अंडाशय में अंडाणु उत्पन्न होते हैं। तो जो इस प्रकार जो हमारे इन जो युग्मक उत्पन्न होते हैं, ये युग्मक उत्पन्न होने के साथ साथ क्या होता है, इनका जो विकास होता है और इनके द्वारा जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा दो हार्मोन निकलते हैं, एक LH और एक FSH। ये लुटिनाइजिंग हार्मोन है, ये हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये दोनों क्या करते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, यानी पूरी प्रक्रिया में क्या करते हैं, इसमें रोल निभाते हैं, इसे सहायता देते हैं। उसके बाद द्वितीयक है सहायक अंग या द्वितीयक लैंगिक अंग। ये जो द्वितीयक अंग हैं ये कोई युग्मक तो उत्पन्न नहीं करते लेकिन जनन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो युग्मक उत्पन्न होंगे वो केवल जो प्राथमिक लैंगिक अंग हैं उनके द्वारा ही उत्पन्न होंगे। जो हमारे पुरुष है, पुरुष में जो सहायक जो अंग हैं वो शुक्राशय है हमारे। उसके बाद शुक्राशय के बाद हमारा जो शुक्रवाहिनी है। इस प्रकार से जो हमारे इस प्रकार के जो अंग हैं, शिश्न है, जो हमारी काउपर ग्रंथि है, प्रोटेस्ट ग्रंथि है, वो ये सब सहायक अंग कौन से हैं? पुरुष के सब सहायक अंग कहलाते हैं। उसके बाद जो मादा होती है, मादा में क्या होता है? मादा में जो सहायक अंग होते हैं, गर्भाशय होती है, योनि होती है, बार्थोलिन ग्रंथियाँ होती हैं। तो इस प्रकार के जो अंग हैं वो कहलाते हैं हमारे सहायक अंग या द्वितीयक लैंगिक अंग। अब बात करेंगे इसके बारे में। जो इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने की पूरी संभावना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने की संभावना पूरी है, तो वो है हमारा शुक्र जनन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, शुक्र जनन क्या होता है। यानी कि जो नर युग्मक है, यानी कि शुक्राणु है, नर युग्मक क्या होते हैं हमारे? शुक्राणु। जो नर युग्मक होते हैं यानी कि शुक्राणु में हैं, नर युग्मक यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? शुक्र जनन बोलते हैं। यानी कि एक प्रकार से ये कह दो कि शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? शुक्र जनन बोलते हैं। और जो वर्षण की जो जनन उपकला होती है उसमें अर्धसूत्र विभाजन होता है, और जो वर्षण की जनन उपकला में जब अर्धसूत्र विभाजन होता है तो उसके अर्धसूत्र विभाजन के बाद क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया ये कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले बात करेंगे इसमें स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड किस प्रकार बनती है, और वो जो स्पर्मेटिड की जो प्रक्रिया है वो कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहली होती है इसमें गुणन प्रावस्था, यानी कि जो गुणन प्रावस्था है। सबसे पहले गुणन प्रावस्था में क्या बात करेंगे हम इसमें कि जो प्राथमिक जनन कोशिकाएं हैं, जो हमारी प्राथमिक जनन कोशिकाएं हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, इनमें क्या होता है? इनमें समसूत्र विभाजन होता है। इनमें क्या होता है?
समसूत्री विभाजन होता है और ये क्या बनाती है, फिर ये स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। ये हमारी जो माइटोटिक डिवीजन लिखा हुआ है ये क्या सब क्या है, ये सब है हमारा समसूत्री विभाजन। और जब हमारी जब इनमें जो प्राथमिक जनन कोशिका है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, इनमें जब समसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनती है, स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। और जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ये स्पर्मेटोगोनिया द्विगुणित होती है। ये कहा ना 2n, 2n का मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी है, तो जो 2n है उसका मतलब है द्विगुणित है, और अगर n है तो उसका मतलब क्या है, वो अगुणित है, यानी कि हैप्लॉइड है, और 2n है तो वो डिप्लॉइड है। तो जब स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी तो जो स्पर्मेटोगोनिया इसमें जो इतनी भी सेल्स होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, वो सारी की सारी कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है हमारी, वो होती है वृद्धि प्रावस्था। दूसरी अवस्था कौन सी, हमारी ग्रोथ फेज। जब स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करेगी, नर्सिंग कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करेगी, यानी कि जो नर्सिंग कोशिकाएं होती हैं उनसे पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाएगी और क्या बना लेगी, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बना लेगी। ये कोशिकाएं भी कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। यानी कि जो हमारी जो स्पर्मेटोगोनिया है वो क्या करेंगी, नर्सिंग कोशिकाओं से भोजन ग्रहण करेगी, और भोजन ग्रहण करने के साथ क्या करेगी, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करेगी। यानी कि उससे फिर जो भोजन ग्रहण करने से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा ये कोशिकाएं भी कैसी, अवस्था भी कैसी होती है, द्विगुणित होती है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद तीसरी अवस्था है हमारी कौन सी, परिपक्वन अवस्था, यानी कि मैचुरेशन फेज। जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, जो हमारी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। इसमें एक पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है, और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होने के साथ इसमें कुछ द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ये जो द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं इन्हें बोलते हैं द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। जो दूसरी, जो इसमें अर्धसूत्री मियोसिस फर्स्ट होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होने के साथ इसमें क्या होगा, इसमें द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनेगी। और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट जब बनेगी इसमें, तो इन्हें तो उसके बाद जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है उस द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, और इसमें समसूत्री विभाजन होने से जो हमारी प्राथमिक, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं, जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है, यानी कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं, इससे क्या होगा, इससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। यानी कि इसमें तो हमारा इसमें तो बात समसूत्री विभाजन, और जो समसूत्री विभाजन होने से किसमें, जो हमारा द्वितीयक जो ये स्पर्मेटोसाइट है इसमें जब समसूत्री विभाजन होगा तो फिर जो प्राथमिक ये हमारा जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे क्या होगा, इससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। और ये जो 4 कोशिकाएं हैं, इन 4 कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड बोलते हैं। यानी कि ये निर्माण किससे हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से इनका निर्माण हुआ 4 कोशिकाओं का। इनमें समसूत्री विभाजन हुआ, किसमें हुआ समसूत्री विभाजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। और जो ये 4 कोशिकाएं बनी, इन 4 कोशिकाओं को बोलते हैं स्पर्मेटिड। उसके बाद है ये तो प्रक्रिया हुई हमारी स्पर्मेटिड बनने तक की। उसके बाद हम बात करेंगे स्पर्मेटिड का कायांतरण, यानी कि स्पर्मेटिड से फिर जो हमारे स्पर्मेटिड से जो हमारे जो स्पर्म है वो किस प्रकार बनते हैं, शुक्राणु किस प्रकार बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें जो प्रक्रिया ये भी कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है, वो जो केंद्रक है वो ठोस हो जाता है, और जो स्पर्मेटिड्स में जो आरएनए होता है वो आरएनए निकलने के कारण जो केंद्रक है वो आगे की ओर क्या हो जाता है, जो केंद्रक है वो आगे की ओर नुकीला हो जाता है। केंद्रक क्या हो जाता है, आगे की ओर ऐसे नुकीला हो जाता है, क्योंकि इसमें से आरएनए निकल जाएगा स्पर्मेटिड में से, तो जो केंद्रक है आगे की ओर नुकीला हो जाएगा। और उसमें से जो न्यूक्लियर, जो उसमें केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है, और जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों ओर एकत्रित होकर, जो दूरस्थ सेंट्रियोल है हमारा, जो उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों ओर एकत्रित हो जाएगा, और उसे क्या करेगा, फिर शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करेगा। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दूरस्थ सेंट्रियोल के चारों ओर इकट्ठा होने से क्या करेगा, वो क्या करेगा, शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करेगा। और जो गोल्जिकाएँ है वो गोल्जिकाएँ फिर कहाँ में बदल जाएगा, केंद्रक में आगे की ओर, वो एक्रोसोम में बदल जाएगा। और जो दूरस्थ सेंट्रियोल है, वो दूरस्थ सेंट्रियोल जो है वो एक्सोनिमा में बदल जाएगा। यानी दूरस्थ सेंट्रियोल से ही क्या बनेगा, एक्सोनिमा बनेगा। इसका जो अधिकांश कोशिका द्रव्य है वो अधिकांश कोशिका द्रव्य नष्ट हो जाता है, लेकिन कोशिका द्रव्य का कुछ भाग जो शुक्राणु है उसकी पूंछ के चारों ओर एक परत बना लेता है। और ये जो सारी की सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएँ होती हैं, ये जो सर्टोली सेल्स हैं, उस सर्टोली सेल्स की जो जीव द्रव्य होती है उसमें
कंप्लीट होती हैं, यानी कि उसमें पूरी होती हैं। उसके बाद इसमें जो जब शुक्राणु हमारे बन जाएंगे तो शुक्राणु जो है वो शुक्र जनक नलिका की गुहा में छोड़ दिए जाते हैं और शुक्र जनक वहाँ ये जो वहाँ से निकल कर फिर ये 18 से लेकर 24 घंटे तक ये हमारे कहाँ जो एपिडिडाइमिस है वहाँ पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी शुक्रजनक जो शुक्रजनन है, इस शुक्रजनक के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो है आर्तव चक्र। ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र। जो मादा होती है, जो हमारी फीमेल होती है, मादा में जो अंडाणुओं का जो निर्माण होता है वो 28 दिन के चक्र में होता है। कितने दिन के चक्र में होता है? 28 दिन के चक्र में। और ये लगभग जो 28 दिन के चक्र में होगा, जो अंडाणु का जो निर्माण है वो 28 दिन के चक्र में होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? आर्त चक्र या ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र बोलते हैं। तो इसके जो अर्थ जो प्रत्येक स्त्री है, प्रत्येक स्त्री में क्या होगा, ये जो चक्र है वो 12-13 वर्ष की आयु में स्टार्ट हो जाता है और लगभग 45 से लेकर 55 की उम्र में जाकर ये समाप्त हो जाता है। जिस समय ये आर्तव चक्र या ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र प्रारंभ होता है तो ये माना जाता है कि जो अंडाणु हैं, अंडाणुओं का जो निर्माण है, यानी कि जो संकेत देता है, ये संकेत क्या देता है कि अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है। और दूसरा, इससे ये भी पता लगता है कि जो मादा है वो गर्भ धारण करने के योग्य हो गई है। तो जो हमारी जिससे इस प्रक्रिया को, जो आर्तव चक्र है, ऋतुस्राव चक्र, मासिक चक्र, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे चक्र को निर्धारण कौन से करते हैं? 2 हार्मोन है हमारे, एक LH और एक FSH, यानी कि एक लुटिनाइजिंग हार्मोन और एक है FSH। ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है, दोनों के दोनों। जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड है, उसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है, जो इस पूरी प्रक्रिया को, एक तो हमारे लुटिनाइजिंग हार्मोन, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जो है इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी? अपरा की, प्लेसेंटा। देखिए अपरा क्या है। जो मादा होती है, अपरा क्या है? ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ है। अपरा, जो अपरा क्या होती है, प्लेसेंटा क्या होती है? देखिए जो मादा होती है, मादा के गर्भाशय में एक तस्त्री के आकार की एक संरचना होती है। तस्त्री के आकार क्या होती है? एक संरचना होती है, जिसे प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। इसके द्वारा जो माता होती है, माता में और जो गर्भस्थ शिशु है उसके अंदर जो पोषक पदार्थ हैं, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं या हमारी आवश्यक गैसें, उन सब आवश्यक गैसों का या पदार्थों का वो क्या होता है? आदान प्रदान होता है। यानी कि अगर शिशु को पोषक पदार्थ चाहिए तो वो क्या करेगी? माता के रक्त से इसके अंदर पहुंच जाएगा, अपरा के अंदर पहुंच जाएगा। और अगर उस जो अपरा है जब पोषक पदार्थ ग्रहण करेंगे तो इसमें फिर उपापचय क्रियाएं होंगी, यानी कि इसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे और वो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो फिर इसी के द्वारा ही कहाँ पहुँच जाएंगे? माता के गर्भ में के द्वारा उस शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो जो अपरा होती है, अपरा के द्वारा क्या होता है? इसका जो निर्माण है वो इसका जो निर्माण है वो किस काय में होता है? जो माता का जो गर्भाशय होता है, माता के गर्भाशय में इसका निर्माण होता है। इसमें इसके कुछ कार्य हैं, फिर वो कार्य के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसके जो कार्य हैं, जो मैंने सबसे पहला जो मुख्य कार्य है वो है जो विभिन्न प्रकार के हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारी विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, उन गैसों का, खाद्य पदार्थों का, जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका जो आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो अपरा के माध्यम से ही होता है। उसके बाद जो अपरा होती है वह वसा का, जो हमारा आयरन है, लोह का और ग्लाइकोजन है, उन तीनों का क्या करती है? संचय करती है। यानी कि जो अपरा है, जो प्लेसेंटा है, वो एक तो लोह का, एक हमारे ग्लाइकोजन का और एक वसा का क्या करती है? संचय करती है। और यह जो जब तक यकृत का निर्माण नहीं होता तब तक ये ग्लाइकोजन का संचय भी करती है। यकृत के निर्माण तक ये क्या करती है? ग्लाइकोजन का संचय करती है। उसके साथ साथ ये जो हमारे चेचक हैं, खसरा है, डिप्थीरिया है, इस प्रकार के जो रोग हैं, ये क्या करते हैं? उन रोगों का
के एंटीबॉडीज़ माता के रक्त में पहुंचकर क्या करते हैं, फिर रोगों से इसकी रक्षा करते हैं। यानी कि उनके जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं चेचक की, खसरे की, डिप्थीरिया की, वो माता के रक्त से इसमें पहुंचकर क्या करते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। तो ये इसके कुछ कार्य हैं किसके, अपरा के, प्लेसेंटा के। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, वो है हमारा अंडजनन यानी कि oogenesis। अभी बात की थी हमने शुक्रजनक की, शुक्रजनन क्या होता है। उसके बाद हमने जो आर्तव चक्र है, मासिक चक्र है, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो हमने प्लेसेंटा या अप्सरा क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। अब बात करेंगे हम अंडजनन, यानी कि अंडजनन क्या होता है। जो अंडाशय की जो जनन इपिथीलियम कोशिकाएं होती हैं, उनसे जब अंडाणु बनते हैं तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, अंडजनन बोलते हैं। यानी कि अंडाशय की जनन इपिथीलियम कोशिकाओं से अंडाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, अंडजनन या oogenesis बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम का। ये जो हमारे इस साल से जो पिछले साल के जो एग्ज़ाम हुए थे बोर्ड के, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड की परीक्षा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना अच्छी तरह से। तो ये अंडजनन की जो प्रक्रिया है ये निम्न चरणों में पूरी होती है। सबसे पहली जो इसमें बात करेंगे हम, वो पहली जो प्रावस्था है, इसकी जो पहला चरण है इसका, वह प्रोलिफरेशन अप्रावस्था। इसमें प्रोलिफरेशन अवस्था में क्या होता है, इसमें जो सबसे पहले क्या होगा, यह अवस्था उस समय, यह अवस्था उस जो ये अवस्था होती है हमारी कौन सी, प्रोलिफरेशन प्रावस्था। इस अवस्था की शुरुआत उस समय होती है जब मादा फिट्स माँ के गर्भ में केवल कितना होता है, 7 माह का होता है। जो मादा फिट्स होता है वो माता के गर्भ में कितने माह का, 7 माह का होता है, तब ये प्रावस्था शुरुआत होती है इसकी। तो इसमें क्या होगा, जो हमारी जनन कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाओं में विभाजन होगा और विभाजन के बाद जो अंडाशय है, उस अंडाशय में कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाएगा। जो कोशिकाओं का जो गुच्छा बनेगा, उस कोशिका गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पुटिका यानी कि फॉलिकल। उसे क्या बोलते हैं, पुटिका या फॉलिकल। तो जो पुटिका होती है, उस पुटिका की जो एक कोशिका होती है वो एक कोशिका आकार में वृद्धि करके बड़ी हो जाती है, उसे बोलते हैं oogoneum। क्या बोलते हैं उसे, oogoneum। तो उसके बाद दूसरी जो प्रावस्था होती है वो होती है वृद्धि प्रावस्था। ये वृद्धि प्रावस्था तो होती है, ये भी उस समय पूरी होती है जब जो मादा होती है, जो मादा शिशु होती है वो माता के गर्भ में होता है, उस समय पूरी होती है। तो जो हमारी जो oogoneum है, ये oogoneum क्या करेगी, पोषण कोशिकाओं से ये पोषण ग्रहण करके ये आकार में बड़ी हो जाएगी और ये क्या बना लेगी, एक प्राथमिक oocyte। क्या बना लेगी, प्राथमिक oocyte। ये जो हमारा oogoneum है ये क्या करेगी, जो पोषण कोशिकाएं होती हैं उन पोषण कोशिकाओं से पोषण ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है और क्या बना लेती है, प्राथमिक oocyte। तो जो प्राथमिक oocyte होता है उसके बाद इसमें तीसरी प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है, वो होती है परिपक्वन प्रावस्था यानी कि मैच्योरेशन फेज। ये जो प्रावस्था होती है, परिपक्वन प्रावस्था, ये पूरे जनन काल के दौरान होती है, यानी कि जब तक पूरा जनन काल होता है तब तक ये प्रक्रिया होती रहती है और लगभग 11 से 45 वर्ष की उम्र तक ये प्रक्रिया होती रहती है। तो उसमें क्या होगा, तो जो हमारी प्राथमिक जो प्राइमरी oocyte है, हमारा जो प्राथमिक oocyte है उसमें क्या होगा, उसमें एक पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा और वो जो अर्धसूत्री विभाजन होगा उससे क्या होगा, एक तो बनेगी सेकंड, दूसरे 2 असमान कोशिकाएं बन जाती है। असमान का मतलब 2 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। जो बड़ी कोशिकाएं होती है उस बड़ी कोशिका को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte, और जो छोटी कोशिका होती है उसे बोलते हैं प्रथम ध्रुविकाय या फर्स्ट पोलर बॉडी। यानी कि जो हमारा जो प्राइमरी oocyte है, इसमें जो पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा इस प्राइमरी oocyte में, तो इसमें 2 कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की बनती हैं। जो छोटी कोशिका होती है उसे तो फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं और जो बड़ी कोशिका होती है उसे सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। और यह प्रक्रिया जो है, जो हमारा अंडोत्सर्ग होता है, इवोल्यूशन, मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा इवोल्यूशन, यानी कि अंडोत्सर्ग, यानी कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय से अंडाणुओं का मोचित होना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग। ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये अंडोत्सर्ग से पहले होता है। इसके बाद इसमें एक और दूसरा विभाजन होता है, वो होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होने से जो होगा वो होगा हमारे अंडोत्सर्ग के बाद, और जो समसूत्री विभाजन होगा उसके द्वारा एक तो बनेगी हमारी क्या, एक तो बनेगी हमारी सेकेंडरी ध्रुविका, यानी कि जो सेकंड पोलर बॉडी है, एक तो हमारा उसका निर्माण होगा और साथ ही साथ एक अंडाणु का भी निर्माण होगा। जो हमारा जो समसूत्री विभाजन होता है उस समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बनती हैं।
एक अंडाणु बनता है समझो, और एक बनती है हमारी सेकेंडरी पोलर बॉडी। जो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है हमारी, चाहे फर्स्ट पोलर बॉडी हो या हमारी सेकंड पोलर बॉडी हो, ये दोनों जो पोलर बॉडी हैं ये हमारी नष्ट हो जाती हैं और हमें अंडाणु प्राप्त हो जाता है। इन पोलर बॉडी का बनने का फ़ायदा क्या है? अगर हम बात करें कि हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी यहाँ पर हमारी सेकंड पोलर बॉडी बनी, तो ये पोलर बॉडी बन रही है, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, इनका मतलब है कि जो अंडाणु बनते हैं हमारे, उन अंडाणुओं को पोषण प्रदान करना इनका काम होता है। इसलिए इन पोलर बॉडी का निर्माण होता है, चाहे फर्स्ट पोलर बॉडी हो चाहे वो सेकंड पोलर बॉडी हो। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ उसे। जो हमारा अंड जनन है, जो oogenesis की प्रक्रिया, अंडाशय की जनन इपिथेलियम कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण जब होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अंडजनन बोलते हैं। और ये प्रक्रिया होती है, ये 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला जो चरण है इसका प्रोलिफेरेशन प्रावस्था। ये प्रावस्था उस समय इस अवस्था की शुरुआत उस समय होती है जब मादा फिर से माँ के गर्भ में 7 माह का होता है। तो जनन जो कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं विभाजित होकर क्या करती हैं? अंडाशय में कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पुटिका या फोलिकल बोलते हैं। और पुटिका की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। पुटिका की एक कोशिका क्या होती है? आकार में बड़ी हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? oogoneum। उसके बाद दूसरी प्रावस्था हमारी प्रारंभ हो जाती है, वृद्धि प्रावस्था, ग्रोथ फेज। ये प्रावस्था भी हमारी उस समय प्रारंभ होती है, उसी समय उस समय होती है जब मादा जो है माँ के गर्भ में होती है। तो जो oogoneum हमारा, ये oogoneum पोषण कोशिकाओं से वृद्धि करके, जो पोषण कोशिकाएं होती हैं उनसे वृद्धि करके क्या करता है? उनसे पोषण ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। और इससे फिर क्या बनता है? हमारा प्राइमरी oocyte बनता है। तो जो प्राइमरी oocyte बना, तो फिर तीसरी अवस्था हमारी प्रारंभ होगी, परिपक्वन प्रावस्था, मैचुरेशन फेज। या ये जो प्रावस्था होती है ये पूरे जनन काल में होती है, लगभग 11 से 45 वर्ष की उम्र तक होती रहती है। तो जो हमारी प्राइमरी oocyte है, जो प्राइमरी oocyte में पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा, म्योसिस फर्स्ट होगा। और जो म्योसिस फर्स्ट होगा तो उससे क्या होगा? 2 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। एक होती है हमारी प्राइमरी oocyte, जब प्रयोग होती है हमारी प्राइमरी oocyte, और दूसरी होती है फर्स्ट पोलर बॉडी। तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी है और जो हमारी प्राइमरी oocyte है, इनका निर्माण किसके द्वारा हुआ? जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो ये छोटी कोशिकाएं होती है, जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, जो बड़ी होती है वो हमारी कौन सी होती है? वो होती है हमारी प्राइमरी oocyte। उसके बाद ये जो प्रक्रिया होती है, ये सारी की सारी जो प्राइमरी oocyte है, जो परिपक्वन प्रावस्था है, दोबारा समझिए इसको एक बार और। जो परिपक्वन प्रावस्था है ये पूरे जनन काल में होती है और लगभग 11 से 45 वर्ष की उम्र तक होती रहती है। जब हमारी जो प्राथमिक oocyte है, इसमें पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा। और पहला अर्धसूत्री विभाजन होने के साथ इसमें 2 असमान कोशिकाएं बनेंगी। एक तो कोशिका जो बड़ी कोशिका होगी उसे तो बोल लेंगे सेकेंडरी oocyte, और जो छोटी कोशिका होगी उसे बोल लेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, प्रथम ध्रुविकाएं। ये जो पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ ये अंडोत्सर्ग से पहले होता है, जिसमें अंडाशय से अंडाणु का मोचन होता है, उसे क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग बोलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है हमारी, ये पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये किससे पहले होता है? अंडोत्सर्ग से पहले होता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा समसूत्री विभाजन होता है वो होता है अंडवाहिनी में। जो हमारा दूसरा विभाजन होता है वो होता है समसूत्री, और वो होता है अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में जब होगा तो वो होता है अंडोत्सर्ग के बाद, यानी कि जिसमें अंडाशय से अंडाणु मोचित होता है उसके बाद होता है। तो उससे क्या होता है? एक तो हमारा अंडाणु बनता है और एक क्या बनती है? सेकंड पोलर बॉडी। तो उसके बाद जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनी हमारी और ये सेकंड पोलर बॉडी बनी, ये दोनों की दोनों नष्ट हो जाती हैं और हमें अंडाणु प्राप्त हो जाता है। जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी और सेकंड पोलर बॉडी बनी, इन दोनों के बनने का जो अभिप्राय है वो ये है कि ये दोनों की दोनों क्या करती है? पोलर बॉडी ये जो अंडाणु होता है अंडाणु का पोषण करती हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर कुछ बात आपकी समझ में ना आई हो तो आप मुझे दोबारा कॉल कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है फिर इसमें थोड़ा सा मैटर और रह रहा है इस चैप्टर में हमारा, और अगली वीडियो में ये हमारा जो चैप्टर है हमारा तीसरा जो हमारा है कौन सा? मानव जनन वाला, ये कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।